हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमिताभ झा और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दी एक्सप्रेशन में। जहां आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड हिंदी 100 मार्क्स के 12th के चैप्टर नंबर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन की चर्चा करने वाले हैं। इसके सारांश की चर्चा करने वाले हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है, इसके लेखक हैं मलयज, जिनका मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। हंसते हुए मेरा अकेलापन में लेखक मलयज की 14 जुलाई 1956 से 3 मार्च 1981 तक के अलग अलग तारीखों की डायरी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि मलयज जो है ना, ये डायरी लिखा करते थे और इन्होंने लगभग 1500 पृष्ठों की डायरी लिखी हुई है, जिसमें से लगभग 12 भागों को हमारे सामने हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर के माध्यम से रखा गया है। ठीक है, इसमें 3 स्थानों की भी चर्चा है। 3 स्थानों की चर्चा है और वो स्थान कौन कौन से हैं? रानीखेत है, कौसानी है और दिल्ली है। इन 3 स्थानों की चर्चा हुई है इस चैप्टर में। यह 12 भागों में है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये जो इनके 1500 पृष्ठों की डायरी है, इसमें से 12 भागों को हमारे सामने रखा गया है चैप्टर के माध्यम से। यह उनकी एक उत्कृष्ट रचना है। उत्कृष्ट रचना अर्थात बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही प्यारी रचना है। ठीक है, डायरी लिखना मलयज के लिए जीवन जीने के कार्य जैसा था। जीवन जीने के कार्य जैसा था अर्थात जैसे जीवन जीना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, वैसे उनके लिए डायरी लिखना बहुत महत्वपूर्ण था। अपनी डायरी में वे समय की उथल पुथल और निजी जीवन की तकलीफ़ों, बेचैनियों के साथ अपने जीवन के गहरे रिश्तों को दर्शाते हैं। मतलब इस डायरी में उन्होंने अपनी तकलीफ़ों और बेचैनियों का उनके जीवन से कितना गहरा रिश्ता था। मतलब उनका जीवन जो था ना, वो तकलीफ़ों, बेचैनियों से भरा हुआ था। तो उसी रिश्ते को उन्होंने दर्शाया है। बचपन से ही वो बहुत तकलीफ़, बहुत बेचैनी में थे और उनको बचपन में ही क्षय रोग हो गया था। क्षय रोग यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं, उस तकलीफ़ से वो जूझते रहे। उनका जो जीवन था वो तकलीफ़ों से भरा हुआ था। तो जीवन की इन्हीं तकलीफ़ों से जो उनका जो रिश्ता था ना, उसी को उन्होंने इस चैप्टर में हंसते हुए मेरा अकेलापन में दर्शाया है, अपनी डायरी में दर्शाया है। डायरी लिखने की शुरुआत उन्होंने 16 वर्ष की आयु से ही शुरू कर दी थी। 16 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया था। डायरी लिखने का सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा, जब तक उनकी अंतिम सांसें चलती रहीं। यानी कि अपने जीवन की अंतिम सांसों तक उन्होंने डायरी लिखना जारी रखा। यह डायरी लगभग 1500 पृष्ठों की है। कितने पृष्ठों की है? 1500 पृष्ठों की है। ठीक है, प्रस्तुत डायरी में मलयज ने प्रकृति एवं मानव के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। प्रकृति और मानव के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। मिलिट्री की छावनी में वृक्ष काटे जा रहे हैं। लेखक ने वृक्षों के एक गिरोह में उनकी एकात्मकता का संदेश दिया है। देखिए यहाँ पे गिराह लिखा हुआ है, ये गिरोह होना चाहिए। ठीक है, गिरोह होना चाहिए, गिरोह। ठीक है, तो इसमें उन्होंने उनकी एकात्मकता का यानी कि एकता का संदेश दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे अंश में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेतों के फसलों से की है कि जैसे खेत की फसल जो है वो बढ़ती है, पकती है और कटती है, ऐसे मनुष्य का जीवन जो है ना, वो भी ऐसे ही चलता है। तीसरे अंश में लेखक ने चिट्ठी की उम्मीद और पुनः चिट्ठी नहीं आने पर अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। वो बीमार रहते थे तो उम्मीद करते थे, आशा करते थे कि लोग उनको चिट्ठी भेजेंगे। तो चिट्ठी जब नहीं आती थी तो उनकी मनोदशा कैसी होती थी, उनके मन में क्या चलता था, उसका भी वर्णन उन्होंने इस डायरी में किया है। चौथे अंश में मलयज ने बालभद्र ठाकुर नाम के एक लेखक का चित्रण किया है। बालभद्र ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई थी, जो वो भी लेखक थे, तो उनके बारे में उन्होंने बताया है और बताया है कि एक लेखक कितना सरल एवं मिलनसार होता है। ये जो बालचंद्र ठाकुर थे ना, बालभद्र ठाकुर, माफ़ कीजिएगा, वो बहुत ही सरल और मिलनसार हुआ करते थे। तो उन्हीं का जिक्र करते हुए मलयज ने कहा है कि एक लेखक कितना सरल और मिलनसार होता है। अपनी रचनाओं पर लेखक को गर्व होता है। लेखक को ना अपनी रचनाओं पर गर्व होता है कि उन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं की हैं। 5वें अंश में लेखक ने कौसानी के प्राकृतिक
एवं शांत वातावरण का चित्रण किया है। देखिए, शुरू में ही मैंने बताया था कि इस डायरी में उन्होंने 3 स्थानों का चर्चा किया है। तो उस स्थान में से एक स्थान जो है वो कौसानी भी है। तो यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है ना, और जो शांत वातावरण है कौसानी का, उन्होंने 5वें अंश में 5वें भाग में उसी का चित्रण किया है, उसी का वर्णन किया है। और छठे अंश में एक सेब बेचने वाली किशोरी का, एक छोटी सी बालिका का चित्रण किया है। वह बालिका लगभग 6-8 साल की होगी। उसी का उन्होंने वर्णन किया है कि वह इतनी भोली थी कि सेब बेचने और उसका भोलापन दिखाई देता है। यहाँ पे शायद आपको दिशाई लग रहा होगा, लेकिन दिखाई देता है ऐसा लिखा हुआ है कि वह इतनी भोली थी ना कि सेब बेचने के समय जो है उसका भोलापन दिखाई देता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, सेब बेचने और फिर उसका लिख दिया सेब बेचने के समय होना चाहिए ना, सेब बेचने के समय। ठीक है, सेब बेचने के समय उसका भोलापन साफ दिखाई देता है। डायरी के 7वें अंश में मलियज यथार्थवादी दिखाई देते हैं, यथार्थवादी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न आएगा कि डायरी के 7वें अंश में मलियज किस प्रकार के दिखाई देते हैं, यथार्थवादी दिखाई देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य यथार्थ को रचता भी है, और जीता भी है, रचता भी है और यथार्थ को जीता भी है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आएगा कि मनुष्य यथार्थ को जीता ही नहीं, रचता भी है, अर्थ स्पष्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न का उत्तर आगे चर्चा। तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य यथार्थ को रचता भी है और यथार्थ को जीता भी है। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। रचा हुआ यथार्थ जो होता है ना, वो भोगे हुए यथार्थ से अलग है। यथार्थ क्या होता है? यथार्थ होता है जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने चल रहा है, जो हमारे जीवन का हिस्सा है। इनके बीच एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। देखिए प्रश्न आएगा कि भोगे हुए यथार्थ और रचे हुए इतिहास में किस प्रकार का रिश्ता है, तो द्वंद्वात्मक रिश्ता है। ठीक है, 8वें अंश में लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है। शब्द और अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है कि लेखक कहते हैं कि शब्द अधिक होने पर अर्थ कम होने लगता है और अर्थ की अधिकता में शब्दों की कमी होती है। यानी जब शब्द अधिक होते हैं तो अर्थ कम हो जाता है, और जब अर्थ अधिक होता है तो शब्द कम हो जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन वो अपनी रचना से कर रहे हैं। 9वें भाग में लेखक ने सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया है। व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में हो सकती है। वो कहते हैं कि व्यक्ति की सुरक्षा जो है ना, वो रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में नहीं हो सकती उसकी रोशनी। ठीक है, सुरक्षा चुनौती को झेलने में है, बचने में नहीं। यानी चुनौतियां जो भी आती है ना जीवन में, उसको झेलने में ही हमारी सुरक्षा है। जब तक हम बचते रहेंगे ना, तो भाई वो चुनौती खत्म होने वाली नहीं है। चुनौती तब खत्म होगी जब उसका सामना करेंगे। अतः आक्रामक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है। किस प्रकार का व्यक्ति? आक्रामक व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर सकता है। ठीक है, 10वें भाग में लेखक ने रचना और दस्तावेज में भेद एवं पारस्परिक संबंध की चर्चा की है कि जो दस्तावेज होता है ना और रचना होती है, उसमें क्या संबंध है, उसके आपस में क्या संबंध है। तो जो रचना आज की रचना है वही कल के लिए दस्तावेज बनेगी। कल दुनिया जो है उसी को दस्तावेज के रूप में लेगी कि उस समय के लोग कैसे थे, कैसी रचना करते थे। तो यही संबंध यहाँ पर लेखक ने बताया है। दस्तावेज रचना का कच्चा रूप है। देखो बताया ना कि दस्तावेज जो है वो किसका रूप है? रचना का कच्चा रूप है। दस्तावेज रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। तो रचना रूपी जो करेंसी है उसको वास्तविक मूल्य कौन प्रदान करता है? दस्तावेज। यानी आज रचना, आज जो पैसे का काम कर रही है, उसका मूल्य, उसको मूल्य कब मिलेगा? उसको मूल्य तब मिलेगा जब आने वाली जनरेशन उसको देखेगी और उस समय के, पहले के समय की रचना को याद करेगी, उसको पढ़ेगी, समझेगी। डायरी के 11वें भाग में लेखक ने मन में पैदा होने वाले डर का वर्णन किया। यहाँ पर ना लेखक जो मन में तरह तरह के डर पैदा होते हैं उनका भी वर्णन कर रहे हैं। मन का डर तनाव पैदा करता है। मन का डर क्या पैदा करता है? तनाव पैदा करता है। मनुष्य जैसे जैसे जीवन रूपी समस्याओं में जूझता जाता है,
उसके मन में डर की मात्रा भी बढ़ती जाती है, डर की मात्रा भी बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा समस्याओं से जूझता है उतनी ज़्यादा मन में डर की मात्रा बढ़ती जाती है। अंतिम भाग में देखिए 11वां भाग हो गया, अब अंतिम भाग यानी कि 12वां भाग। मैंने बताया था कि ये चैप्टर जो है उनकी डायरी में से 12 भागों को उठाया गया है। तो अंतिम भाग में लेखक ने जीवन में तनाव के प्रभाव का वर्णन किया कि ये जो तनाव जीवन में होते हैं ना, इनका प्रभाव कैसा होता है। मनुष्य जीवन में संघर्षों का सामना करते समय तनाव से भरा रहता है। मनुष्य का जीवन जो है ना, संघर्ष का सामना करता रहेगा और तनाव से भरा रहेगा। हमेशा कोई ना कोई तनाव उसके मन में भरा रहता है, कोई ना कोई डर मन में भरा रहता है। इस प्रकार लेखक मलयज ने एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए तथा व्यक्ति के क्या दायित्व हैं, उसके दायित्व क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं और अपने दायित्वों के प्रति कैसा लगाव एवं जिम्मेवारी होनी चाहिए, इन सारे भावों को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। व्यक्ति के कर्तव्य क्या होने चाहिए, उस कर्तव्य के प्रति उसका जो दायित्व है उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए, इस सब का वर्णन मलयज जी ने अपने इस डायरी में किया है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये एक प्रकार की डायरी है, ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या करते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स की। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है या हिंदी साहित्य की कौन सी रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस प्रकार की रचना है, डायरी है या डायरी साहित्य है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, डायरी क्या है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है स्वयं से बात करना। लेखक स्वयं से मिलता है, आत्म साक्षात्कार करता है, अपने बारे में खुद जानता है। इसमें लेखक की निजी बातें भी होती हैं, यानी लेखक के जीवन की जो व्यक्तिगत बातें हैं ना, निजी बातें, वह भी डायरी में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल है। डायरी लिखा जाना मुश्किल है। डायरी लिखा जाना मुश्किल है क्योंकि लिखने के समय सबसे पहली चुनौती होती है कि दिन भर की बातें बिना भूले लिखी जाएं। पहला चुनौती क्या होता है कि दिन भर की बातें बिना भूले लिखी जाएं और विशेष बातों पर जोर डाला जाए। विशेष बातें जो हुई ना दिन भर, उस पर जोर डाला जाए, यानी कि उसको और विशेष तरीके से लिखा जाए। इसके अलावा डायरी में लेखक सत्य लिखता है। डायरी में जो भी लिखता है वो सत्य लिखता है, जो अच्छाई और बुराई दोनों से जुड़ा है। हमारा सत्य तो अच्छाई और बुराई दोनों से जुड़ा है। हम अपने जीवन में कुछ अच्छा काम भी करते हैं तो कुछ बुरा काम भी करते हैं, और ऐसे में सत्य लिखना डायरी में, उसके लिए तो भाई साहस चाहिए। बहुत मुश्किल काम है। जीवन के सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, जीवन के सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और उसे डायरी में लिखना सचमुच कठिन है, ठीक है। इसलिए लेखक कहते हैं कि डायरी लिखा जाना मुश्किल है, ठीक है, स्पष्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, उसे रचता भी है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, उसे रचता भी है। इसको स्पष्ट करें, या इसका भावार्थ लिखने के लिए आता है तो स्पष्ट करें लिखा हो या भावार्थ लिखे, ऐसा कुछ भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर देखिए आप इस तरह से देंगे। लेखक के अनुसार उनके बच्चे उनके रचे हुए यथार्थ हैं। जो उनके बच्चे हैं ना लेखक के, वो उनके रचे हुए यथार्थ हैं। यथार्थ अर्थात क्या होता है, जीवन का सत्य। तो वो उनके रचे हुए यथार्थ हैं और उनसे जुड़ी हुई फिक्र यानी कि चिंता भी उनके ही रचे हुए हैं।
जो बच्चे होते हैं उनसे जुड़ी हुई जो चिंताएं होती है माता पिता की, वो चिंताएं भी तो वो खुद ही रचते हैं। वो खुद चिंता करने लगते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, जीवन में क्या करेगा, स्कूल में एग्ज़ाम होने वाले हैं, पास होगा कि नहीं होगा। इन सभी फिक्रों की, इन सभी चिंताओं की रचना भी तो खुद माता पिता ही करते हैं। तो लेखक यही बात कह रहे हैं कि उनके बच्चे उनके रचे हुए यथार्थ हैं और उनसे जुड़ी हुई फिक्रें यानी चिंताएं भी उनके ही रचे हुए हैं। वे सब उनसे स्वतंत्र हो गए और ये सभी जो फिक्र है ना, फिर धीरे धीरे स्वतंत्र होते जाते हैं, मुक्त होते जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जो हमने सोचा हुआ होता है, जो चिंता हो रही होती है, वह समय बीत जाता है, तो फिर इन चिंताओं से हम स्वतंत्र भी होते जाते हैं। लेखक अपने रचे हुए यथार्थ से बंध कर उसका दबाव महसूस करता है, अपने रचे हुए यथार्थ से बंध जाता है, अपने बच्चों से, अपने परिवार से बंध जाते हैं और फिर दबाव भी महसूस करते हैं उसकी चिंताओं को लेकर के, है ना। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपने यथार्थ को जी भी रहे हैं और रच भी रहे हैं, यानी खुद ही उसको रच रहे हैं और खुद ही उसको जी भी रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि आदमी यथार्थ को जीता और रचता है, जीता भी है और रचता भी है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, धरती का क्षण से क्या आशय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धरती का क्षण से क्या आशय है। तो देखिए, जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हंसते हुए मेरा अकेलापन में मलियज जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जब शब्द अधिक हो जाते हैं ना तो अर्थ कम हो जाता है, और जब अर्थ अधिक हो जाते हैं, अर्थ अधिक हो जाता है तो शब्द कम हो जाते हैं। तो लेखक यहीं पर कह रहे हैं कि जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, यानी कि शब्द और अर्थ का अनुपात समान हो जाता है, जितने शब्द लिखे हैं उसी के अनुपात में अर्थ भी निकल रहा है, तो वही धरती का क्षण होता है। वही समय जो होता है ना, जब शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, वही समय धरती का क्षण होता है। इसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है। रचना जो होती है ना, वो अपनी जड़ पा लेती है। जैसे एक पौधा जो होता है, उसमें अगर जड़ लग जाए तो वह पौधा मजबूत हो जाता है। वैसे ही जब शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, अर्थात दोनों का अनुपात समान हो जाता है, तो रचना अपनी जड़ पा लेती है, रचना सुंदर हो जाती है। शब्द और अर्थ समान अनुपात में पहुंच जाते हैं। तो इसी समय को, इसी क्षण को धरती का क्षण कहा जाता है, कहा गया है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है। तो लेखक मलियज के अनुसार रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। तो प्रश्न यदि आता है एक और कि रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में किस प्रकार का रिश्ता है, तो देखिए द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है, यानी एक होगा तभी दूसरा होगा, रचा हुआ यथार्थ होगा तभी भोगा हुआ यथार्थ होगा। माफ कीजिएगा। दोनों की जड़ें एक दूसरे में है, यानी कि दोनों एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते और मिटाते भी हैं। एक दूसरे को बनाना और मिटाने का काम भी एक दूसरे का ही है। यथार्थ जो रचा हुआ है वही भोगे हुए यथार्थ को रचेगा, और भोगा जो यथार्थ है वही रचे हुए यथार्थ का निर्माण करता है, यानी कि यथार्थ का निर्माण करता है, उसकी रचना करता है। ठीक है, स्पष्ट है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो देखिए, लेखक के अनुसार सुरक्षा सूरज की रोशनी में है, अंधेरे में नहीं। हमने सारांश जब पढ़ा था ना, तो उसमें देखा था कि लेखक के अनुसार सुरक्षा सूरज की रोशनी में है, अंधेरे में नहीं। अर्थात सुरक्षा चुनौती को झेलने में है, लड़ने में है, पिसने में है और खटने में है। सुरक्षा चुनौती को झेलने, लड़ने, पिसने और खटने में है। यदि हम चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो हमारी सुरक्षा निश्चित नहीं होगी।
सुरक्षा चुनौतियों से तभी होगी जब चुनौती का सामना करेंगे। जब तक डरते रहेंगे, दूर रहेंगे, तब तक चुनौती समाप्त होने वाली नहीं है। लेखक कहते हैं कि डायरी में भी सुरक्षा नहीं है। डायरी में भी सुरक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? वे डायरी को ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना चाहते हैं जो आगे चले और उन्हें भी साथ आगे ले चले। लेखक इसे ही रचना कहते हैं कि सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ 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 खूब सारा शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो देखिए ऑप्शन है उदय प्रकाश, मलयज, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मलयज। मलयज जो हैं वो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? ठीक है, या किस प्रकार का लेखन है, या हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन है डायरी साहित्य, कहानी साहित्य, यात्रा साहित्य या व्यंग्य साहित्य। तो देखिए इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डायरी साहित्य। यह हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह एक डायरी है, यानी डायरी साहित्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम क्या था? ऑप्शन यहाँ पर मैंने दो ही दिए हैं, एक है निर्मल कुमार श्रीवास्तव और एक है भरत जी श्रीवास्तव। तो उनका जो मूल नाम था मलयज का वो था बी ऑप्शन, भरत जी श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है सिमरिया बेगूसराय बिहार, ऑप्शन नंबर बी लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश और चौथा है इटारसी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो स्टूडेंट्स, दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दें। तो बुक ढूंढिए, बुक में से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलयज के पिता का नाम क्या था? मलयज के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन में है रामनाथ वर्मा, त्रिलोकीनाथ वर्मा, दीनानाथ वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलयज की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन है प्रभावती, कलावती, हीरावती या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन ए, प्रभावती। मलयज की माँ का नाम प्रभावती था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा है एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो? और आगे और भी बातें लिखी हुई हैं, इसको शॉर्ट में लिख दिया है, उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलयज। मलयज ने ही कहा है कि एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो लेकिन वह खुद अंदर से ठंडा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो रचनात्मक कर्म, आत्मपरक कर्म, श्रेय कर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मपरक कर्म, बी ऑप्शन, आत्मपरक कर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पाठ में आया है
आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन में लेखक मलयज ने कहा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलयज के डायरी लेखन कैसा था? मलयज जी का जो डायरी लेखन था वह किस प्रकार का था, कैसा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है सरल लेखन, निरपेक्ष घोंसला, तटस्थ घोंसला या दहकता हुआ जंगल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है दहकता हुआ जंगल। मलयज की डायरी लेखन जो था ना वो दहकता हुआ जंगल जैसा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो यदि आपने हमारे सारांश वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि मलयज छात्र जीवन से ही क्षय रोग से यानी कि टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित थे। अगला क्वेश्चन है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? इस चैप्टर में लेखक मलयज ने सेब बेचने वाली लड़की का, एक छोटी सी लड़की का जो है वह जिक्र किया है। तो ऑप्शन इसमें 7-8 साल, 10-12 साल, 15-16 साल या 21-22 साल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 7-8 साल। लेखक मलयज ने हंसते हुए मेरा अकेलापन में एक 7-8 साल की लड़की की, सेब बेचने वाली लड़की की चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? यह अधेड़ व्यक्ति लेखक था, एक पहली बात। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला लेखक कौन व्यक्ति था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलभद्र ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐशवुड का अर्थ बताएं। ऐशवुड एक शब्द है जो इसकी चर्चा लेखक ने अपने चैप्टर में कहीं पर की है। ठीक है, तो ऐशवुड का अर्थ होता है आग से तुरंत ना जलने वाली लकड़ी। आग से तुरंत ना जलने वाली लकड़ी को हम लोग ऐशवुड कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? चैप्टर में मलयज जी ने चर्चा की है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, तो किस लिए काटे जा रहे हैं? बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईंधन के लिए, यानी जलावन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मलयज जी की है? रसातल यात्रा, हुंकार, जख्म पर फूल, माफ कीजिएगा ये फूल गलत लिखा गया है, जख्म पर धूल होगा, जख्म पर धूल। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सही उत्तर यही है, जख्म पर धूल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है? जख्म पर धूल। ये फूल को आप लोग सही कर लीजिएगा, धूल होगा। ठीक है, जख्म पर धूल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलयज ने जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखी है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1971 में। उन्होंने 1971 में जख्म पर धूल नामक कविता लिखी है। अगला प्रश्न है, हर आदमी आदपी लिखा गया है यहाँ पर, इसको ठीक कर लीजिएगा, आदमी होगा। ठीक है, तो हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? तो हमने पहले भी पढ़ा, यह कथन तो मलयज जी का है। मलयज जी ने ही कहा है कि आदमी यथार्थ को रचता भी है और जीता भी है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में या चुनौती को झेलने में? सारांश में मैंने बताया है कि सुरक्षा रोशनी में हो सकती है, लेकिन रोशनी तो यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो आगे और भी कहा गया है कि सुरक्षा कहाँ होगी? चुनौती को झेलने में, है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चुनौती को झेलने में। अगर रोशनी में होता हमारे पास ऑप्शन तो वही उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर है चुनौती को झेलने में, तो ये उत्तर होगा। दोनों उत्तर एक साथ एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं देगा, तो या तो रोशनी दिया होगा, रोशनी में, या चुनौती को झेलने में। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा चुनौती को झेलने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है?
तो ये भी मैंने सारांश में बताया है कि रचने और भोगने का रिश्ता द्वंद्वात्मक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप खुद देख करके कमेंट बॉक्स में लिखें। 1935 देगा। थैंक यू सो मच।